बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स को, और हम ये देखेंगे कि सी के अंदर डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनको किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है और इनको कैसे यूज़ किया जाता है। अच्छा, चलने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि अगर वीडियो देखने के दौरान आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको कमेंट में रिप्लाई कर सकूँ। अगर वो ज़्यादा लोगों का प्रॉब्लम होगा तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है। अच्छा, वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम चलते हैं एक सिंपल सी एनिमेशन की तरफ। बेसिकली जब हमें अपने प्रोग्राम के दौरान कोई डाटा सेव करने की ज़रूरत पेश आती है तब हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? मेमोरी के अंदर बने हुए छोटे छोटे डब्बे या छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिनके अंदर कंप्यूटर डाटा सेव करता है, ठीक है। कंप्यूटर जो है वो डाटा मेमोरी के अंदर डब्बे बना के सेव करता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमने एक डब्बा बनाया और उसे हमने कोई नाम दे दिया, सपोज बॉक्स 1 हमने उसका नाम रख दिया, तो ये जो डब्बा है वो एक वेरिएबल कहलाएगा और जो डब्बे का नाम हमने रखा है वो वेरिएबल नेम कहलाएगा, ठीक है। इस डब्बे के अंदर जो डाटा सेव किया जाएगा हम कहेंगे कि वो वेरिएबल के अंदर सेव्ड डाटा है। सपोज करें मैं एक नंबर यहाँ पे सेव कर देता हूँ और वो नंबर है 10, ठीक है। अब नंबर जो सेव हुआ है वो है 10 और जो वेरिएबल नेम है वो है बॉक्स 1, ठीक है। हमें एक चीज़ का और ख्याल रखना पड़ता है, वो ये कि हम जिस किस्म का डाटा स्टोर करने जा रहे हैं हमें एक्चुअली बताना पड़ता है सी के अंदर कि अपने वेरिएबल के अंदर हम किस किस्म का डाटा स्टोर करेंगे। इस चीज़ को हम डाटा टाइप कहते हैं कि डाटा है किस टाइप का। सी के अंदर बुनियादी डाटा टाइप्स 3 है। इंट यानी इंटीजर्स जिन्हें हम नंबर्स कहते हैं। सेकंड है फ्लोट यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, पॉइंट वाले नंबर्स 2.1, 2.3, 5 पॉइंट समथिंग। और थर्ड नंबर पे है करैक्टर डाटा टाइप। ए से लेकर जेड तक 26 करैक्टर्स हैं हमारे पास। तो अगर हमें किसी वेरिएबल में कोई करैक्टर सेव करने की ज़रूरत पेश आएगी तो हम करैक्टर टाइप का वेरिएबल यूज़ करेंगे। अब वेरिएबल सी के अंदर बनाने का तरीका ये है कि हम पहले डाटा टाइप लिखते हैं, जिस टाइप का डाटा उस वेरिएबल में स्टोर होने जा रहा है। यहाँ पर हम लिखेंगे इंट, आगे वेरिएबल नेम इज इक्वल टू और आगे वो डाटा जो सेव होने जा रहा है, जो कि इस केस में है नंबर 10, ठीक है। यानी स्टेटमेंट बनेगी इंट बॉक्स 1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। इसको हम अपनी IDE के अंदर भी देख लेते हैं और हम इसको लिखेंगे इंट बॉक्स 1 इज इक्वल टू 10। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि हम अपने IDE को बता रहे हैं कि भाईजान 10 नंबर डाटा जो है, ये जो डाटा है 10, इसको उठाओ और उठा के मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक क्रिएट करो। उस ब्लॉक का नाम रखो बॉक्स 1 और उस ब्लॉक के अंदर इस डाटा को सेव कर दो, ठीक है ना। और उस ब्लॉक की टाइप होनी चाहिए इंट, यानी इस ब्लॉक के अंदर सिर्फ और सिर्फ नंबर्स स्टोर हो सकते हैं। बात समझ आ रही है? इस सारी स्टेटमेंट को हम कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक है ना। अच्छा, वेरिएबल बनाने के लिए बेसिकली दो कॉन्सेप्ट्स हम यूज करते हैं। एक होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन और एक होता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब है जब हम वेरिएबल में डाटा सेव करवा रहे हैं तो उसे हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहेंगे। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि हम डाटा नहीं सेव करवाना चाह रहे होते, हम चाह रहे होते हैं कि मेमोरी के अंदर सिर्फ एक डब्बा क्रिएट हो जाए और उस डब्बे का एक नाम हम रख दें, डाटा हम उसके अंदर बाद में सेव कर लेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसको हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं, यानी डिक्लेयर कर देना, बता देना कि आप IDE को हम बता रहे हैं कि भाईजान इस नाम का डब्बा आप क्रिएट कर दें, डाटा मैं उसके अंदर बाद में सेव कर लूँगा। डिक्लेरेशन करने के लिए हम सिर्फ दो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट नंबर पे डाटा टाइप, लेट्स से इंट, और सेकंड वेरिएबल का नेम। वेरिएबल का नेम मैं रख देता हूँ var1, ठीक है। सिर्फ ये दो चीज़ें लिखेंगे तो इस लाइन को हम कहेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन। इसका मतलब है इस लाइन का कि अब जो हमारा IDE है या हमारा जो प्रोग्राम है उसने हमारे लिए एक var1 नाम का डब्बा मेमोरी के अंदर क्रिएट कर दिया है, एक ब्लॉक उसने क्रिएट कर दिया है और इसके अंदर हमारा जब दिल करेगा हम इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है ना।
अब जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं, उसके बाद जब भी हमें डाटा सेव करने की ज़रूरत पेश आए तो फिर हमें दोबारा से उसकी डाटा टाइप नहीं लिखनी पड़ती, हमें सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखना है, var1 इज इक्वल टू, और आगे कोई भी डाटा हम सेव कर देंगे। अब यहाँ पर var1 की क्योंकि डाटा टाइप इंट है तो इट मीन्स हम सिर्फ इंट टाइप का ही डाटा स्टोर कर सकते हैं। मैं इसमें नंबर 50 सेव कर देता हूँ, ठीक है ना। तो अब आप देख रहे हो कि जब मैंने पहले वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया तो बाद में जब मैं उसमें डाटा सेव कर रहा हूँ, यानी मैं उसे इनिशियलाइज करवा रहा हूँ, तो तब मुझे उसकी डाटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो इस तरह से हम दो अलग अलग लाइनों में वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन ये जो काम हमने ऊपर किया था, इंट box1 इज इक्वल टू 10, इसमें डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही लाइन में हो रही थी। हम ये काम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हम इस तरह भी कर सकते हैं, सेम इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम ये var1 की अगर मैं एक ही लाइन में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंट var1 इज इक्वल टू 50, और अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूँगा तो कोई भी एरर नहीं आएगा, क्योंकि हम इस तरीके से भी इसको रन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें एरर कोई नहीं आया और प्रोग्राम रन हो चुका है, और क्योंकि मैंने कोई भी चीज़ डिस्प्ले नहीं की हुई, प्रिंट ऐप की कोई स्टेटमेंट मौजूद नहीं है, तो मुझे कोई भी चीज़ यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रही, ठीक है। ये जो दो लाइनें मुझे डिस्प्ले हो रही हैं, जो ये थोड़ी सी मुझे इन्फॉर्मेशन बता रहा है, एग्जीक्यूशन टाइम बता रहा है। एग्जीक्यूशन टाइम कहते हैं कि प्रोग्राम को चलने में कितना टाइम लगा, तो ये प्रोग्राम 0.597 सेकंड्स के अंदर रन हो चुका है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ऑटोमेटिकली हमारी IDE शो करवाती है, ठीक है। ये हम खुद से डिस्प्ले नहीं करवा रहे क्योंकि हमने कोई प्रिंट एफ स्टेटमेंट नहीं लगाई, ठीक है ना। डिस्प्ले तो वही चीज़ होगी ना जिसको हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट से डिस्प्ले करवाएंगे, जो कि हम अपने लास्ट लेक्चर में भी देख चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो उम्मीद है अभी तक बच्चे आपको ये वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। वेरिएबल जो है इसमें एक चीज़ और बड़ी अहम है कि वेरिएबल में हम जो कोई वैल्यू सेव करवाते हैं तो बाद में उस वैल्यू को चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है ना। अब मैंने box1 में 10 सेव करवाया हुआ है, तो सपोज करें मैं बाद में box1 इज इक्वल टू 70 कर दूं, तो अब क्या होगा कि ये जो 10 है ये वैल्यू उस डब्बे में से ख़त्म हो जाएगी, उस ब्लॉक में से डिलीट हो जाएगी, और उसकी जगह 70 उसके अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। एक वेरिएबल के अंदर सिर्फ एक वैल्यू सेव हो सकती है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब जब मैंने 70 यहाँ पर लिख दिया है तो इसका मतलब है कि अब वो 10 ख़त्म हो चुका है और उसके अंदर 70 सेव हो चुका है, ठीक है। इस लाइन में भी आप देखो मैंने इससे पहले डाटा टाइप यूज़ नहीं की, ठीक है। हालांकि होना तो ये चाहिए था ना कि मैं यहाँ पे लिखता इंट box1 इज इक्वल टू 70। मैंने दोबारा से डाटा टाइप क्यों यूज़ नहीं की, क्योंकि मैं पहले ही उसे डिक्लेयर कर चुका हूँ ऊपर कि इस बॉक्स की या इस ब्लॉक की जो टाइप होगी वो इंट होगी, यानी इसके अंदर सिर्फ इंटीजर्स या सिर्फ नंबर्स ही स्टोर किए जा सकेंगे, ठीक है ना। मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे कोई भी एरर नहीं आएगा, ठीक है ना। ये देखें ये वो हमारा कंसोल है जहाँ पर एरर्स जो होते हैं, और यहाँ पर 0 एरर्स 0 वार्निंग्स। अच्छा, अब हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं इसके ऊपर। मैं इसे पहले डिक्लेयर कर चुका हूँ, इसके मैं डाटा टाइप बता चुका हूँ, इंट है, लेकिन अब मैं यहाँ से दोबारा इसे डिक्लेयर करता हूँ। अब देखते हैं ये क्या करता है, हम इसे रन करते हैं। अच्छा, वो क्या कह रहा है अब आप देखें, गौर से इस चीज़ को देखिएगा। वो क्या कह रहा है, एरर रीडेफिनेशन ऑफ box1, ठीक है। वो कह रहा है कि भाईजान आप box1 जो वेरिएबल है उसको पहले से ही डिफाइन कर चुके हो, ठीक है ना। डेक्लेरेशन को हम वेरिएबल डेफिनेशन भी कहते हैं, ठीक है, ये बात भी याद रखनी है। वेरिएबल डेक्लेरेशन या वेरिएबल को डिक्लेयर करना या वेरिएबल को डिफाइन करना एक ही चीज़ होती है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि रीडेफिनेशन कर रहे हो आप इस लाइन के अंदर भाईजान, क्योंकि आप पहले ही उसे डिफाइन कर चुके हो। नीचे वाली लाइन में वो बता रहा है कि प्रीवियस डेफिनेशन ऑफ box1 वाज हियर, कि पहले आपने यहाँ पर उसे डिफाइन कर दिया है, तो भाईजान आप दोबारा क्यों डिफाइन कर रहे हो, क्या आपका दिमाग तो नहीं हिल गया कहीं, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से और अब हम इसे दोबारा चलाएंगे तो अब वो रन हो जाएगा और कोई भी एरर नहीं देगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि हम वेरिएबल को सिर्फ एक ही दफ़ा डिक्लेयर कर सकते हैं या एक ही दफ़ा उसे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इनिशियलाइजेशन उससे
बार बार की जा सकती है। इनिशियलाइजेशन उसे बार बार हम इनिशियलाइज कर सकते हैं मुख्तलिफ वैल्यूज़ के साथ। जैसे पहले हमने उसमें 10 सेव किया, इनिशियलाइजेशन इसी को कहते हैं ना कि उसमें डाटा सेव करवा देना। यहाँ पर दोबारा से इनिशियलाइजेशन हम कर रहे हैं, हम उसमें कोई और डाटा सेव करवा रहे हैं। 10 खत्म हो जाएगा, 70 सेव हो जाएगा। मैं नीचे एक और इनिशियलाइजेशन फिर से कर देता हूँ, box1 इज इक्वल टू 124 सपोज इज इक्वल टू साइन। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये 70 भी डिलीट हो जाएगा और उसकी जगह 124 सेव हो जाएगा। अगर मैं इस चीज़ को रन करूंगा तो वो मुझे कभी भी ये नहीं कहेगा कि भाईजान आप बार बार इनिशियलाइज क्यों कर रहे हो। ठीक है, इनिशियलाइजेशन से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहता है, सी का जो हमारा प्रोग्राम है वो कहता है कि इनिशियलाइज जितनी बार मर्जी करते रहो वेरिएबल को, लेकिन वेरिएबल डिक्लेयर सिर्फ एक दफ़ा होना चाहिए। ठीक है ना, हम इसको रन करते हैं। अब आप देखें कोई भी एरर नहीं आया। ठीक है ना। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि वेरिएबल्स को स्क्रीन के ऊपर कैसे डिस्प्ले करवाया जाता है। अभी हम सिर्फ इंट की एग्जांपल देख रहे हैं, हम बारी बारी फ्लोट की और करैक्टर वेरिएबल की एग्जांपल भी देखेंगे। वेरिएबल्स को डिस्प्ले करवाने के लिए स्क्रीन के ऊपर हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को समझना पड़ता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, हमें पता है स्क्रीन के ऊपर जब भी हम कोई चीज़ डिस्प्ले करवाते हैं तो हम प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर हमने प्रिंट एफ के थ्रू किसी वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है, ठीक है ना, तो हम इसके अंदर अगर डायरेक्टली वेरिएबल का नाम लिख देंगे ना तो उसे पता नहीं चलेगा कि ये वेरिएबल का नाम है, क्योंकि मुझे box1 की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है ना, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ box1 कि भाईजान box1 की वैल्यू डिस्प्ले करवाओ। अब वो क्या करेगा, वो इस सेम चीज़ box1 को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देगा, क्योंकि उसे क्या पता कि box1 एक वेरिएबल है। अब उसे बताने के लिए कि भाईजान box1 जो है ये एक वेरिएबल है और ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, हर फॉर्मेट स्पेसिफायर ये बता रहा होता है कि हम किस टाइप के वेरिएबल को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। 3 हमारे पास डाटा टाइप्स हैं और 3 ही हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं। इंट वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए हम %d का फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करते हैं। फ्लोट की वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए हम %f का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं। इसी तरह करैक्टर टाइप के वेरिएबल को डिस्प्ले करवाने के लिए हम %c का फॉर्मेट स्पेसिफायर्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, अब ये इस्तेमाल कैसे करते हैं, प्रिंट के अंदर ये जो डबल कोटेशन है, हमें पता है हर चीज़ जो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होनी है वही चीज़ डिस्प्ले हो सकती है जब इस डबल कोटेशन या डबल कोमा के अंदर पड़ी है। ठीक है, अब हमने जब वेरिएबल को डिस्प्ले करवाना है तो हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को भी इन 2 कोमास के अंदर यूज़ करना पड़ता है। हम इंट टाइप का वेरिएबल यूज़ करना चाहते हैं, डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, इट मीन्स हमें %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ %d। अब ये तो काम हमने कर लिया। अब हमने ये भी तो बताना है ना उसे कि इस %d की जगह पे किस नाम का वेरिएबल डिस्प्ले करवाना है। इंट टाइप के तो हमारे पास 2 वेरिएबल है ना, box1 और var1, इनमें से किसको डिस्प्ले करवाना है। तो हम क्या करते हैं, हम इस डबल कोटेशन से बाहर आ जाते हैं। बाहर आके हम कोमा डालेंगे और यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसकी वैल्यू हम इसकी जगह पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जी यहाँ पर आप डिस्प्ले करवाओ box1 की वैल्यू। ठीक है ना, जैसे ही मैं ये वाला स्टेटमेंट लिखूंगा और इसे रन करूंगा तो आप देखेंगे कि box1 की वैल्यू मुझे डिस्प्ले होगी। अब आप 2 मिनट के लिए सोचें कि box1 की क्या वैल्यू डिस्प्ले होगी। क्या वो 10 डिस्प्ले होगा, क्या वो 70 डिस्प्ले होगा, या क्या 124 डिस्प्ले होगा। क्विकली चैलेंज है आपके लिए। ओके, अच्छा, तो उम्मीद है आप सबने अपना आंसर सोच लिया होगा। हम इसको रन करते हैं, ठीक है ना, और देखते हैं किसका सोचा हुआ आंसर ठीक है। हमने जैसे ही इसे रन किया उसने हमें box1 की वैल्यू 10 डिस्प्ले करवाई। ओ, हमने तो सोचा था कि 124 डिस्प्ले होना चाहिए, क्योंकि मैं अभी बता चुका हूँ कि box1 की वैल्यू 10 थी। हमने दोबारा इनिशियलाइज किया, 10 ख़त्म हो गया,
70 हो गई उसकी वैल्यू, फिर से हमने 124 इनिशियलाइज किया तो बॉक्स 1 में से 70 भी खत्म हो गया और 124 पड़ा है उसके अंदर, तो यहाँ पे तो 124 आना था। लो जी, अब तो हमारे लिए मसला खड़ा हो गया। लेकिन नहीं भाई, ये मसला नहीं है, ये मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि ये किस तरह से आया। एक्चुअली होता ये है कि हमारा जो प्रोग्राम होता है ना वो लाइन बाय लाइन चल रहा होता है। पहले पहली लाइन चलेगी, फिर दूसरी चलेगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ठीक है। तो इस लाइन तक अभी तक बॉक्स 1 के अंदर 10 वैल्यू ही पड़ी है ना, चेंज तो इसके बाद आ रहा है, ठीक है ना, चेंज इसके बाद आ रहा है। अब आप देखो इसके बाद में अगर इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, इसको मैं ये कमेंट बना देता हूँ और मैं यहाँ पर अब इसके बाद जब मैं सेम चीज़ यूज़ करूँगा तो अब जो उसकी वैल्यू वो डिस्प्ले करवाएगा, अब वो डिस्प्ले करवाएगा 70, ठीक है ना, क्योंकि लाइन नंबर 9 पे आके बॉक्स 1 में 70 आया है और उसके बाद जब मैं प्रिंट करवाऊंगा बॉक्स 1 की वैल्यू तो अब मेरे पास उसकी वैल्यू 70 डिस्प्ले होगी। मैं इसको अभी आपको रन करके दिखाता हूँ, इसको मैं करता हूँ क्लोज, इसको हम दोबारा से, ये देखो, देख रहे हो आप, अब आ रही है 70 वैल्यू, ठीक है। अब इसको क्लोज करते हैं और अब हम इसको मैं करता हूँ कट और इसके बाद अब इसे पेस्ट करता हूँ। अब वैल्यू क्या डिस्प्ले होगी, करेक्ट, अब आपने सही सोचा है, अब वैल्यू डिस्प्ले होगी 124, ठीक है। जैसे मैं इसे रन करता हूँ तो अब आप देखो 124 डिस्प्ले हो गया, ठीक है ना। बात समझ आई। हमारा जो प्रोग्राम है वो हमेशा एक लीनियर वे में जो है ना रन हो रहा होता है, पहले पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी फिर दूसरी, तो इस तरह से हमने ये भी चीज़ टेस्ट कर ली कि वाकई ऐसे ही होता है, ठीक है ना। हमने बॉक्स 1 वेरिएबल को 3 दफ़ा इनिशियलाइज किया और जिस इनिशियलाइजेशन के बाद हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट लगाएंगे वही वाली वैल्यू डिस्प्ले होगी, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह अगर मैंने डिस्प्ले करवाना है VAR1 की वैल्यू तो कैसे डिस्प्ले करवाएंगे, अभी आप लोग मुझे बताएं। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा आपने रिस्पॉन्स दिया। हम %d इसी तरह लिखेंगे और कोमा डाल के VAR1 इस वेरिएबल का नाम लिख देंगे, तो अब इसकी जगह पे VAR1 में पड़ी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। अब हम इसको रन करेंगे तो अब आप देखोगे कि पहली वैल्यू डिस्प्ले हो रही है 124 और उसके बाद 50 डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन ये साथ ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये जुड़ा हुआ क्यों है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसको हम अलग-अलग कैसे करते हैं। उसके लिए हम सिंपली हम यहाँ पे एक स्पेस दे सकते हैं अभी फ़िलहाल। अब हम इसे रन करेंगे तो इसमें एक स्पेस आ चुकी होगी, ठीक है ना, ये देखो। अच्छा, अब हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इसके साथ कोई फिक्रा जो हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो भी हम करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू ऑफ VAR1 इज, ठीक है। अब देखो ये वाली चीज़ भी स्क्रीन पे ऊपर डिस्प्ले होगी और आगे इस %d की जगह पे उसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। इसको हम रन करते हैं तो अब ये देखो, पहले 124 डिस्प्ले हो गया और आगे वैल्यू ऑफ VAR1 इज और आगे हमने %d लगाया हुआ था और उसकी जगह पे 50 शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमने उसे बताया हुआ है कि भाईजान %d की जगह पे आपने VAR1 में पड़ी हुई वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर शो करवाना है। बात समझ आ गई, बड़ी आसान सी चीज़ है, ठीक है। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ और ये था इंट के लिए कि इंटीजर वेरिएबल्स को हम किस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ साथ हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को भी स्टडी कर लिया कि वेरिएबल को जब डिस्प्ले करवाना हो तो उसके लिए हम printf के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अभी तक हम पढ़ चुके हैं वेरिएबल डेक्लेरेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और इंट वेरिएबल कैसे बनाया जाता है और इंट वेरिएबल को डिस्प्ले कैसे करवाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम चलते हैं फ्लोट की तरफ। फ्लोट वेरिएबल बनाने के लिए जैसे हमने इंट लिखा डाटा टाइप, फिर हमने वेरिएबल का कोई भी नाम दिया और फिर हमने कोई डाटा उसके अंदर सेव करवा दिया। अच्छा, फ्लोट के लिए हम डाटा टाइप लिखेंगे पहले फ्लोट, आगे हम वेरिएबल का कोई नाम देंगे, जैसे मैं कहता हूँ VAR_float, यानी कि ये फ्लोट वेरिएबल है, मैंने अपनी तरफ से एक नाम रख दिया। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, आप अपना नाम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसके आगे मैं इक्वल टू डालूंगा। और अब ये क्योंकि फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, इसके अंदर मैं कोई पॉइंट वाली वैल्यू सेव करवा सकता हूँ। मैं सेव करवाता हूँ 45.235। सपोज एक रैंडम वैल्यू मैंने सेव करवा दी, ठीक है ना। अच्छा, अब ये वैल्यू इसके अंदर सेव हो चुकी है। इस लाइन से उसने हमारे इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा दिया है और अब मैं इसे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो आपने मुझे बताना है कि फ्लोट वेरिएबल को मैं किस तरह से डिस्प्ले करवाऊंगा। इसे डिस्प्ले करवाने के लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। और अब आपने मुझे बताना है कि कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होगा। यहाँ पे देखो हमने डिस्कस किया था, दूसरे नंबर पे कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, वेरी गुड, %f, ठीक है। ओके, तो हम लिखेंगे प्रिंट f और मैं यहाँ पे कहता हूँ वैल्यू ऑफ var अंडरस्कोर फ्लोट अंडरस्कोर, सॉरी आई मिस्ड दैट, अंडरस्कोर फ्लोट इज %f, ठीक है। यहाँ पर आपने वैल्यू डिस्प्ले करवानी है और किस वेरिएबल की डिस्प्ले करवानी है, कोमा डालूंगा var अंडरस्कोर float फ्लोट, आगे एंड पे सेमीकोलन लगाना बिल्कुल नहीं भूलना वरना सिंटैक्स एरर आएगा। अच्छा, अब मैं इसे जैसे ही रन करूँगा, मैं यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ ताकि इस लाइन के बाद स्पेस आए, ठीक है। मैं अब इसे रन करता हूँ, आप देखो क्या डिस्प्ले करवा रहा है। पहले वो ये वाली लाइन डिस्प्ले करवाएगा, वैल्यू ऑफ var1 इज 50 और आगे वैल्यू ऑफ var अंडरस्कोर फ्लोट इज 45.235, यहाँ तक वही है, लेकिन आगे क्या कह रहा है 001। अब ये 001 उसने क्यों लगा दिया साथ, हम इसको समझते हैं। बेसिकली फ्लोट जो है ना, वो नॉर्मली पॉइंट के बाद 6 डेसिमल प्लेसेस तक हमें वैल्यू शो करवाते हैं। 6 डेसिमल प्लेसेस तक कैसे, मींस अगर मैंने 45.2 लिखा है ना, तो ये हमें क्या डिस्प्ले करवाएगा 45.2 और आगे 5 जीरो इसने खुद से लगा देने हैं ताकि वो 6 प्लेसेस पूरी हो जाएं पॉइंट के बाद, यानी ये हमें डिस्प्ले करवाएगा 00000, ठीक है। ये चीज़ हमें ये डिस्प्ले करवाएगा। हम रन करके देख लेते हैं, इसको रन करते हैं और अब आप देखो 45.2000001 और एंड पे उसने 1 लगा दिया। अच्छा, हम इसे करते हैं 2.2 और हम इसे दोबारा से रन करते हैं। अच्छा, अब आप देखो 2.2000000 उसने 6 प्लेसेस पूरी करनी है, ठीक है ना। तो जो जिन प्लेसेस की जगह पे वो नहीं होगा, कोई नंबर नहीं होगा, उसकी जगह पे वो 0 लगा देगा। समझ आती है बात। अच्छा, एक हम मज़े का काम यहाँ पे करते हैं। सपोज करें, एक मज़े की चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करें हमारे पास है एक इंट वेरिएबल हमने बनाया और उसका नाम रखा न्यू अंडरस्कोर var इज इक्वल टू, और इसके अंदर हम कोई फ्लोट वैल्यू सेव करने की कोशिश करते हैं। हम इसे कहते हैं 2.5, ठीक है ना। और अब हम इस वेरिएबल को डिस्प्ले करवाने की कोशिश करते हैं। इन दोनों लाइंस को मैं ख़त्म कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ ताकि सिर्फ यही वाली लाइन मुझे डिस्प्ले हो। इसे मैं प्रिंट f में लिखूँगा, प्रिंट f, और मैं कहता हूँ %d, क्योंकि ये इंट टाइप का वेरिएबल है ना, तो मैं %d लगाऊंगा और मैं कोमा डाल के न्यू अंडरस्कोर var लिखूंगा और सेमीकोलन डालूंगा। और मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि क्या अगर हम इंट टाइप के वेरिएबल में एक फ्लोट वैल्यू सेव कर दें तो क्या उसको डिस्प्ले करवाया जा सकता है इस मेथड से या नहीं। इससे हमें पता चलेगा, जब हम इसे डिस्प्ले करवाएंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या वाकई ये वाली वैल्यू इसके अंदर सेव हो सकी है या नहीं सेव हो सकी। इसको हम रन करते हैं। अच्छा, वो क्या डिस्प्ले करवा रहा है, ओनली 2 उसने क्यों डिस्प्ले करवाया, क्योंकि ये जो पॉइंट वाला हिस्सा है ना, ये उसने स्किप कर दिया। स्किप क्यों कर दिया, क्योंकि इंट वेरिएबल के अंदर एक फ्लोट वैल्यू को सेव नहीं करवाया जा सकता, सिर्फ इंट हिस्सा उसके अंदर सेव हो चुका है। लेकिन फ्लोट वाला जो हिस्सा था, फ्लोटिंग पॉइंट वाला जो
एक पार्ट था उसका वैल्यू का, वो सेव नहीं हुआ। हम इसे यहाँ पे अगर %f करें, अब हम इसे करके देखते हैं। अच्छा, अब आप देखो, जैसे ही मैंने %f लगाया, इसका मतलब क्या होता है कि %f फॉर्मेट स्पेसिफायर एक फ्लोट वेरिएबल के लिए है। मैंने लिखा यहाँ पर %f है, लेकिन आगे मैं वेरिएबल इसे दे रहा हूँ जो कि इंट टाइप का है, तो उसने क्या डिस्प्ले करवाया मुझे 0.000000, ठीक है ना, क्योंकि उसे पता है कि वो समझ रहा है कि इस वेरिएबल के अंदर फ्लोट टाइप की वैल्यू मौजूद ही नहीं है। समझ आई? हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा है, इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या सेव है, ओनली 2 सेव है। 2 तो इंट वैल्यू है ना, तो फ्लोट वाला हिस्सा तो इसके अंदर है ही नहीं, तो वो इसको 0.000 ही डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ा कि इंट वेरिएबल क्या होता है, फ्लोट वेरिएबल क्या होता है, इंट को कैसे डिस्प्ले करवाया जाता है, फ्लोट को कैसे डिस्प्ले करवाया जाता है। अगर इंट वेरिएबल के अंदर फ्लोट वैल्यू सेव करने की कोशिश की जाए तो क्या होता है। अच्छा, अब हम एक और काम करते हैं, हम फ्लोट वेरिएबल के अंदर हम इसको फ्लोट बना देते हैं, वेरिएबल के नाम को ना, इसको फ्लोट कह देते हैं, और इसके अंदर अब हम एक इंट वैल्यू सेव करते हैं, हम कहते हैं जी 25, ठीक है ना। अब हम देखते हैं क्या होता है। पहले हमने इंट वेरिएबल के अंदर फ्लोट वैल्यू सेव करवाई, अब हम फ्लोट वेरिएबल के अंदर एक इंट वैल्यू सेव करवा रहे हैं, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर %f ही हम रखेंगे क्योंकि ये फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, और अब हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे, रन करेंगे। अच्छा, अब आप देखो उसने क्या किया, उसने 25 के साथ 0.60 खुद ब खुद लगा दिए, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि फ्लोट वेरिएबल के अंदर भी हम इंट वैल्यू भी सेव कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 25 नॉर्मली सिंपल मैथमेटिक्स में 25 इज इक्वल टू 25.0, जितने मर्जी जीरो लगाते जाओ साथ, तो वो तो वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना। तो फ्लोट के अंदर एक इंट वैल्यू सेव करवाई जा सकती है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इंट के अंदर एक फ्लोट वैल्यू सेव नहीं हो सकती। बात समझ आई? फ्लोट के अंदर इंट वैल्यू सेव हो सकती है, लेकिन इंट टाइप के वेरिएबल के अंदर एक फ्लोट वैल्यू सेव नहीं हो सकती। समझ रहे हो ना बात? अच्छा, हम इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज करके देखते हैं, %d देखते हैं अब ये क्या डिस्प्ले करवाता है हमें। जैसे हमने जो हरकत हमने दूसरी वेरिएबल के साथ की थी ना, वही शरारतें हम इसके साथ करके देखेंगे। अच्छा, अब ये भी 0 डिस्प्ले करवा रहा है। ये क्यों 0 डिस्प्ले करवा रहा है? क्योंकि इसको %d की वजह से इसे चाहिए था यहाँ पर एक इंट वेरिएबल, लेकिन हम इसे दे रहे हैं एक फ्लोट वेरिएबल, तो उसे इंट तो मिल ही नहीं रहा, तो वो 0 ही डिस्प्ले करवाएगा। समझ आइए ना बात? ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, और आप ऐसे करें कि इन चीज़ों के साथ अपने पीसी पे खुद से भी ट्राई करें इसमें, ठीक है। कुछ जो शरारतें मैं भूल गया हूँ यहाँ पे करना, तो वो आपने अपनी आईडी में खुद से करनी है, और देखना है क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं आपको, ठीक है ना। इंट और फ्लोट के साथ मुख्तलिफ किस्म की हरकतें करके देखें आप, तो आपको बड़े मज़े मज़े के यहाँ पे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है, और इससे आपकी लर्निंग बिल्ड होगी। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, आप प्रोग्रामिंग को सही से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। प्रोग्रामिंग जो है वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। अच्छा, यहाँ तक हमने बड़े अच्छे से समझ लिया कि इंट क्या होता है और फ्लोट क्या होता है। एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो कोशिश करें कि वीडियो को दोबारा से देखें, एक से ज़्यादा दफ़ा देखें। कई बार ऐसे होता है हम एक दफ़ा वीडियो देखते हैं तो हमें जो है ना कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, सही से नहीं हमें समझ आती, कई बार हमारा माइंड बीच में से डाइवर्ट हो जाता है, तो दूसरी दफ़ा वही चीज़ देखने से हमें चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। फिर भी समझ ना आए तो कमेंट का ऑप्शन तो है आपके पास, कमेंट में पूछ सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, हमने इंट और फ्लोट को समझ लिया, अब हम चलते हैं करैक्टर टाइप के वेरिएबल की तरफ। करैक्टर को डिक्लेयर करने के लिए हम लिखेंगे 4, ठीक है। अच्छा, आप देखोगे कि जैसे ही मैं एक डाटा टाइप का नाम लिखता हूँ वेरिएबल से पहले, तो वो ब्लू हो जाती है। ये ब्लू किस लिए हो जाती है? क्योंकि ये एक कीवर्ड है, ठीक है। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड एक ऐसा लफ्ज़ होता है जिसका सी लैंग्वेज के अंदर पहले से ही कोई ना कोई मतलब मौजूद हो, और उसे हम अपनी मर्जी से यूज़ नहीं कर सकते।
ठीक है ना। यानी कि ये 4 को मैं कहीं पे अपनी मर्जी से यूज़ नहीं कर सकता। मैं ये फ्लोट जो वर्ड है इसे मैं कहीं अपनी मर्जी से यूज़ नहीं कर सकता। ये इंट जो है इसे मैं कहीं अपनी मर्जी से यूज़ नहीं कर सकता। इसे मैं जहाँ पर मैंने डाटा टाइप डिफाइन करनी है, इंट को, फ्लोट को और 4 को, सिर्फ वहीं पे यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि इनका सी के अंदर एक क्लियर मतलब है। ठीक है ना। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। सपोज करें मैंने इंट डाटा टाइप लिखी और आगे मैं एक वेरिएबल बनाना चाह रहा हूँ और वेरिएबल का नाम भी मैं इंट लिख दूँ, तो ये चीज़ उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगी, वो मुझे एरर देगा, क्योंकि वो यही समझेगा कि मैंने डाटा टाइप को 2 दफ़ा लिख दिया है और वेरिएबल का नाम मैंने लिखा ही नहीं है। ठीक है ना। तो कीवर्ड को या रिजर्व्ड वर्ड को, कीवर्ड को हम रिजर्व्ड वर्ड भी कहते हैं, उसको हम उसके डिफाइंड मकसद के अलावा किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो यहाँ से हमें कीवर्ड भी क्लियर हो गए कि क्या होते हैं। अच्छा, मैं 4 का कीवर्ड लिखूंगा और साथ में वेरिएबल का नाम लिखूंगा। 4 var3 मैं इसे कह देता हूँ और ये हो गई है डेक्लेरेशन। अब मैं इसे इनिशियलाइज करवाता हूँ। ठीक है। ये मैं जानबूझ के इसे 2 अलग-अलग लाइनों में लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि हम अलग-अलग भी वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसा कि हमने ऊपर समझा है। var3 इज इक्वल टू, अब मैंने इसके अंदर कोई कैरेक्टर सेव करना है, मैं इसके अंदर सेव करता हूँ p। ठीक है ना। कैरेक्टर को सेव करने के लिए हम कैरेक्टर के इर्द गिर्द सिंगल कॉमास लगाते हैं। ठीक है ना। आप देखोगे हमने फ्लोट के इर्द गिर्द कॉमास नहीं लगाए, हमने इंट के इर्द गिर्द कॉमा नहीं लगाए। कॉमा सिर्फ हमें ये कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर जो है, जो वैल्यू है उसके इर्द गिर्द लगाने पड़ते हैं जब हम कैरेक्टर वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है ना। इस चीज़ का इंतहाई ध्यान रखना है। अच्छा, अब हम चलते हैं कि इसको हम किस तरह से डिस्प्ले करवाएंगे। मैं इस वाले को ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि हमने सिर्फ कैरेक्टर को डिस्प्ले करवाना है। मैं कहता हूँ जी प्रिंट एफ और मैं कहता हूँ दिस इज़ var3 और आगे मैं कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करूँगा, यहाँ से देख के बताएं। शाबाश, वेरी गुड। हम यूज़ करेंगे %c और आगे कौन सा वेरिएबल नाम लिखेंगे, गुड, var3। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि भाईजान ये सारी लाइन उसने डिस्प्ले करवानी है, तो वो क्या डिस्प्ले करवाएगा, दिस इज var3 और उसके आगे डिस्प्ले होगा p। इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह इसमें पड़ी हुई वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी p। हम इसको रन करके देखते हैं। दिस इज var3 p। समझ आ गया बात। ठीक है। तो इस तरह से हम कैरेक्टर वेरिएबल के साथ काम करते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये, अब यहाँ पे मज़े की बात एक देखें, मैं यहाँ पे p की जगह लिख देता हूँ 46। गौर से इस चीज़ को देखना है। मैं इसे रन करता हूँ, वो क्या कह रहा है, दिस इज var3 6। अच्छा, मैं इसे सिर्फ 6 लिखता हूँ, बल्कि सिर्फ चलें 5 लिखता हूँ सिर्फ। वो क्या कह रहा है, दिस इज var3 5। ठीक है ना। पहले 46 को वो इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा था क्योंकि वो 2 कैरेक्टर हो गए थे ना, और एक वेरिएबल सिर्फ एक कैरेक्टर को सेव कर सकता है। अच्छा, जब हमने इस 5 के इर्द गिर्द सिंगल कॉमा डाल दिए तो उसने इसको भी कैरेक्टर समझ लिया। वो इसको भी कैरेक्टर ही समझेगा, वो इसको इंट नहीं समझेगा। खुद ब खुद उसमें इतनी अकल नहीं है कि वो खुद से वैल्यूज को समझ ले कि ये वाली वैल्यू इंट है, ये फ्लोट है और ये कैरेक्टर है। उसे हम बताते हैं, जिस टाइप के डब्बे में हम उसे स्टोर कर रहे हैं, जिस टाइप के ब्लॉक में या जिस टाइप के वेरिएबल में हम उसे सेव कर रहे हैं, उससे उसे पता चलता है कि इसके अंदर पड़ी वैल्यू इंट है या फ्लोट है या कैरेक्टर है। ठीक है ना। देखो हम उसे बता रहे हैं ना कि ये कैरेक्टर टाइप का ब्लॉक है, ये कैरेक्टर टाइप का डब्बा है, तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रोग्राम ने समझ लिया कि इसके अंदर पड़ी वैल्यू जो है वो कैरेक्टर टाइप की है। अब बेशक हमने उसमें नंबर लिखे है, लेकिन जैसे ही हमने उसके इर्द गिर्द सिंगल कोटेशन डाल दिए और उसे कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में सेव करवा दिया, तो उसने उसे एक कैरेक्टर समझ लिया। अच्छा, अब हम इस 4 के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, कुछ शरारतें हम इसके साथ करेंगे जैसे हमने इंट और फ्लोट के साथ की हैं। अच्छा, पहले मैं ऐसा करता हूँ, var3 इज इक्वल टू, मैंने इसके अंदर a सेव करवा दिया। ठीक है। पहले इसमें सेव था 5, अब मैंने a सेव करवा दिया। अब आपने मुझे अच्छे बच्चों की तरह ये बताना है कि अगर मैं इसको ऐसे ही रन करता हूँ तो स्क्रीन पे मुझे क्या डिस्प्ले होगा, 5 या a। वेरी गुड, आपने ठीक सोचा था।
बिल्कुल हमें ए ही डिस्प्ले होगा, क्योंकि 5 हमने पहले स्टोर किया था, लेकिन अब हमने बाद में उसकी वैल्यू चेंज कर दी है उसे दोबारा से इनिशियलाइज करके। ठीक है, अच्छा अब बड़ी मज़े की चीज़ है यहाँ पे, हम अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर %c की बजाय %d यूज़ करूँ तो मुझे क्या डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब var3 में a पड़ा है, तो मैं जो फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा रहा हूँ वो है इंट वेरिएबल का, लेकिन यहाँ पर है कैरेक्टर वेरिएबल, तो इसका मतलब है मुझे स्क्रीन के ऊपर समथिंग टाइप 0 शो होना चाहिए। ठीक है, जैसे इंट और फ्लोट के केस में हो रहा था। चलें देखते हैं कि जो आपने अंदाज़ा लगाया है क्या वो दुरुस्त है। हम इसको रन करते हैं। अच्छा, ये डिस्प्ले हमें क्या करवा रहा है, var3 65। ठीक है, ये बता रहा है कि भाईजान var3 में 65 पड़ा है, हालांकि या तो वो a डिस्प्ले करवाता, और a डिस्प्ले नहीं कर सकता था क्योंकि यहाँ पे %c नहीं है, तो वो a 65 कहाँ से आ रहा है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये जो 4 डाटा टाइप है ना, ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स है। बेसिकली होता ये है कि कंप्यूटर जो है ना हमारा, वो नंबर्स में काम कर रहा होता है, वो कैरेक्टर्स को सेव नहीं कर सकता। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंसदानों ने इनकोडिंग स्कीम्स बनाई। अब इनकोडिंग स्कीम्स क्या होती हैं? इनकोडिंग स्कीम्स कुछ ऐसे मेथड्स हैं, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो करैक्टर को नंबर में कन्वर्ट कर देती हैं, ताकि कंप्यूटर उन नंबर्स को समझ सके और उन्हें अपने पास मेमोरी में स्टोर कर सके। क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ नंबर्स में काम करता है ना, उसे क्या पता कि एक करैक्टर है। तो उनमें से एक इनकोडिंग स्कीम है ASCII, ASCII। ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ASCII इनकोडिंग स्कीम्स में ए जो है, कैपिटल ए जो है वो 65 के बराबर है। इसी तरह कैपिटल बी हमारे पास 66 के बराबर है ASCII इनकोडिंग स्कीम के अंदर। ठीक है ना, इसके अलावा हमारे पास एक BCD इनकोडिंग स्कीम है, मतलब डिफरेंट इनकोडिंग स्कीम्स हैं हमारे पास, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन हो रही है यहाँ पर वो ASCII के अकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि ASCII एक लेटेस्ट इनकोडिंग स्कीम है। ठीक है ना, तो जब भी हम लेटर ए प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, कंप्यूटर बेसिकली उसे नंबर 65 समझता है, उसे नहीं पता कि ये करैक्टर ए प्रेस हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी बुनियादी तौर पे जब वो करैक्टर को सेव कर रहा है अपने मेमोरी में, तो वो एज अ नंबर सेव कर रहा है। ठीक है ना, इसीलिए जब हमने उसे एज अ नंबर डिस्प्ले करवाने को कहा तो उसने उसका ASCII कोड हमें डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है ना, आप एक काम कर सकते हैं, आप गूगल पे सर्च करें ASCII कोड्स ऑफ कीबोर्ड करैक्टर्स, तो आपके सामने इमेजेस में मुख्तलिफ किस्म के टेबल्स आ जाएंगे, जिनमें आपको पता चल जाएगा कि किस नंबर का ASCII कोड क्या होता है। ठीक है ना, तो बुनियादी तौर पे इस चीज़ को डिस्प्ले करवाने के पीछे, 65 को डिस्प्ले करवाने के पीछे एक्चुअल रीज़न उसकी ये है। ठीक है ना, तो उम्मीद है इससे आपको इनकोडिंग स्कीम्स और ASCII, करैक्टर डाटा टाइप, इंट डाटा टाइप, फ्लोट डाटा टाइप, और वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है, एक वेरिएबल को एक डाटा को किसी दूसरी किस्म के वेरिएबल में सेव करने की कोशिश की जाए तो क्या होता है, ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर से सीख चुके हैं। और फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं और किस लिए यूज़ होते हैं, ये भी हमने आज सीखा। इस सब में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।